भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति दिलाने के लिए अपील करने आए। आज हेमंत बाबू सत्ता की लालच में वो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। ठगा ठग ठगा ठग तीर धनुष छाप पर बटन बाजी। भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। पोस्टर लगने तो यहाँ ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा। तो महाराष्ट्र और झारखंड में अब चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। इस बार के चुनाव प्रचार में काफी कुछ अलग होता दिखा। ये चुनाव मुद्दों से ज्यादा नारों और नैरेटिव पर टिका दिखाई दे रहा है। राजनीतिक पार्टियां नारों और नैरेटिव्स के जरिए वोटर्स को लुभाती नजर आए। तो वोटिंग से पहले जरूरी है कि एक बार फिर पूरे चुनाव प्रचार पर नजर डाली जाए ताकि अपना कीमती वोट डालने से पहले आप समझ सके कि आखिर किन मुद्दों और किसके दावे में कितना दम है। तो महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में प्रचार की शुरुआत तो हुई जनता के मुद्दों से, लेकिन पूरे कैंपेन को वोट जिहाद और धर्मयुद्ध जैसे नैरेटिव पर शिफ्ट होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगा और अंत तक आते आते तो बात सांप, जहर, तिजोरी, अडानी तक पहुंच गई। लगा जैसे जनता के मुद्दों पर नेताओं के नैरेटिव्स हावी होते गए। एक तरफ जहां जनता के अपने बुनियादी मुद्दे थे, जनता के कौन कौन से मुद्दे हैं इस पर भी गौर कीजिए। तो इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, मराठा आरक्षण, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, धारावी प्रोजेक्ट, महिला सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दे अहम रहे हैं। गौर कीजिए कि ये जनता के वो मुद्दे हैं जिस पर वोट डले तो जनता को इसका फायदा होगा। जिसमें ये मुद्दे उठे, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिला सुरक्षा हो, मराठा आरक्षण हो, युवाओं को रोजगार हो, मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों की कर्ज माफी हो। इनके अलावा महायुति और महाअघाड़ी ने भी जनता के सामने मुद्दे रखे अपने घोषणा पत्रों के जरिए। उसमें कौन कौन से बड़े मुद्दे उठे ये भी समझिए। धारावी प्रोजेक्ट और अडानी का मुद्दा उठा, कांग्रेस ने उठाया। हर महिला के खाते में 2100 रुपए देने की बात भी कही गई। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को 2000 रुपए महीने देने का वादा हुआ। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई बीजेपी की तरफ से। तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी ऐलान किया गया कि चुनाव में जीत के बाद यह भी मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा भी कर दिया गया। तो ऐसे लोक लुभावन वादे भी जनता के लिहाज से किए गए, लेकिन लगता है कि जनता के मुद्दों पर टिके रहने में पार्टियों को ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। शायद इसलिए जल्द ही इन मुद्दों से अलग पूरा कैंपेन नैरेटिव पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर तो पूरा का पूरा चुनाव बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, वोट जिहाद और धर्म युद्ध जैसे नारों के इर्द गिर्द घूमने लगा। ये देखिए कैसे किन मुद्दों पर जनता से अलग मुद्दों पर शिफ्ट हुआ पूरा चुनाव, जिसमें बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, रेड बुक, अर्बन नक्सल, ये तमाम मुद्दे दिखाई दिए। और इतना ही नहीं, आप ये रेड बुक और सांप से लेकर के जहर तक बात और अडानी और सेफ तक भी बात पहुंची। दरअसल राहुल गांधी के हाथों में दिखाई देने वाली संविधान की लाल किताब को आपने देखा होगा कई बार कई चुनावी सभाओं में। क्योंकि नक्सली लाल झंडे का उपयोग करते हैं, इसलिए बीजेपी लाल जिल्द वाली संविधान की छोटी पुस्तिका लहराने वाले राहुल गांधी का संबंध अर्बन नक्सल से भी जोड़ने में पीछे नहीं रही। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रेड बुक पर देश को गुमराह कर रहे हैं। और इस तरह चुनाव मैदान में प्रचार के आखिरी दिन सांप, जहर, लॉकर, अडानी सब पर घमासान होता दिखा। तो सवाल है कि क्या वोटर वोट देते वक्त अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे या फिर नेताओं के नैरेटिव्स के रास्ते अपना मत तय करेंगे। इस पर हम अपने एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं चुनावी मैदान में किस तरह से जुबानी
प्रहार होते रहे। जनता के मुद्दों से शुरू हुआ और नैरेटिव पर शिफ्ट होता गया। तो सुनिए चुनावी मैदान में जब गर्मी आई किन मुद्दों को लेकर के और कैसा वार पलटवार शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी इस बात को भी ये बोलते हैं, कांग्रेस वाले, विरोधी पक्ष वाले, ये सब देश को बांट रहे हैं, जाति जाति पे झगड़ा लगा रहे हैं। अरे भाई, हम अगर झगड़ा लगा है, हमको आप कहते हो, ठीक है, हम झगड़ा लेने को तैयार है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस क्या करती है? अलग अलग जातियों को लड़ाना, यही कांग्रेस की फितरत है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने कभी शेड्यूल कास्ट समाज को, हमारे दलित समाज को, हमारे एससी समाज को एकजुट नहीं होने दिया। तो मुद्दों को लेकर के लगातार एक दूसरे पर हमले का दौर जारी रहा और कई घमासान होते रहे। ये भी हम आपको बीच बीच में सुनाएंगे कि किस तरह से वार पलटवार का सिलसिला किन मुद्दों को लेकर के चला। लेकिन मेरे साथ इस वक्त सुभाष शिर्के साहब वरिष्ठ पत्रकार और हरीश वानखेड़े साहब राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश जी और सुभाष जी, एक बार आपका फिर से। हरीश वानखेड़े जी, आपसे शुरू करूं मैं। ये जो इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में मोटे तौर पर जो मैं समझ रहा हूं, आपसे समझना चाहूंगा कि जनता के मुद्दे शुरू में जरूर उठे, लेकिन वो मुद्दे कहीं पीछे छूटते चले गए और नेता अपने नैरेटिव्स पर चुनाव को लाने में पूरी तरह से कामयाब दिखे। क्या आपको भी लगता है? बिल्कुल, कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले की इलेक्शंस में आप देखेंगे तो जनता के मुद्दे अक्सर बड़े हुआ करते थे। जनता से लगकर जो इश्यूज होते, जैसे 2024 में जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शंस में आप देखेंगे कि सोशल जस्टिस का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा हो या दलितों के पर जो एट्रोसिटीज होती उससे रिलेटेड जो मुद्दे हो, वो तमाम मुद्दे काफी बड़े और बहुत अच्छे सार्थक तरीके से कांग्रेस और उस वक्त जो महाविकास आघाड़ी था उन्होंने उठाया। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इस बार जो वो मुद्दे हैं वो लगभग हाशिए पर चले गए हैं और जो इन जनरल हम लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल पॉलिटिकल स्क्रिमिशेस, कि आप एक दूसरे को एक पेटी पॉलिटिकल क्राइसिस में एक दूसरे को डालते हैं और छोटे छोटे हल्के इंडिविजुअल लीडर्स को एक दूसरे को जो हम लोग गाली देते हैं, उस हिसाब के मुद्दे आज की तारीख में बड़े हो रहे हैं। तो जो बड़े मुद्दे थे इलेक्शंस में, जैसे मैंने हमेशा कहा कि महाराष्ट्र में बंबई ठाणे के अंडर डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा मुद्दा इससे पहले के इलेक्शन में लड़ा गया, लेकिन इस बार कम से कम पूरा का पूरा मुद्दा नदारद है। उसके साथ साथ मराठाओं की रिजर्वेशन का मुद्दा और मराठाओं की जो पिछड़े हाल हो रही है उसका मुद्दा पिछले इलेक्शन में काफी बड़ा था, वो भी लगभग आज की तारीख में पीछे। उसके साथ साथ सोशल जस्टिस का मुद्दा, जो खास करके दलित आदिवासी जो महाराष्ट्र में लगभग 23% एक बड़ी पॉपुलेशन है, उनका मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा इलेक्शन में था, वो मुद्दा भी लगभग हाशिए पे पहुंच गया है। और जिस तरह के छोटे यानी जिस ऑफकोर्स बाकी मुद्दे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे नेता हम लोग नहीं देख पा रहे कि ये नेता जो है वो उन मुद्दों बाइट के बाद उसको पर बात कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे हरीश जी मुद्दे बदलते गए, हम एक एक करके उन मुद्दों को भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये वार पलटवार का सिलसिला चलता रहा। सुनिए राहुल गांधी के लाल किताब पर जब वार पलटवार हुआ दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री जी नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है, सारे पन्ने कोरे, उसमें
बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। तो सुभाष जी, लाल किताब भी काफी चर्चा में रहा और इसको लेकर के कई और शब्द भी इस्तेमाल किए गए। क्या ये मुद्दे जनता को किस तरह से असर डालते हैं, या जनता के मन में भी ये मुद्दे उतरते हैं क्या? देखिए अजय जी, शुरुआत में तो बीजेपी और गठबंधन ने उनकी जो लोक लुभावन घोषणाएं थी, जैसे लाडली बहना योजना थी, जो पैसे उन्होंने अलग अलग तबकों में बांटने का काम किया था, इसको लेकर ज्यादा जोर शोर से उन्होंने प्रचार किया। उनका जो पूरा कैंपेन था वो भी मीडिया में इसी प्रकार का था। लेकिन 6 नवंबर को, यानी 4 नवंबर को चुनावी पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था, और 6 नवंबर को योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आते हैं और वो बटेंगे तो कटेंगे ये आवाज देते हैं, ये नारा देते हैं। उसके बाद तुरंत जब बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट को पता चला कि महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, यहाँ पर ये भाषा नहीं चलेगी, तो नरेंद्र मोदी इन्होंने थोड़ा सा ये स्लोगन माइल्ड किया। उन्होंने एक है तो सेफ है, ये उन्होंने बात कही। लेकिन जो बीजेपी गठबंधन के साथी थे, अजित पवार, अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे, इन्होंने कहा कि ये बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो इसकी चर्चा हुई और अंत में बीजेपी को यानी एक कदम पीछे लेना पड़ा इस पूरे मुद्दे को लेकर। फिर बाकी जो चीजें हैं, उन्होंने अलग अलग मुद्दे वहां पे कांग्रेस को घेरने के लिए वो लेके आए। लेकिन एक बात अजय जी मैं आपको बताऊं कि शरद पवार के खिलाफ उन्होंने एक भी लफ्ज नहीं कहा। इस बार लोकसभा चुनाव में शरद पवार के खिलाफ काफी तीखी आलोचना की गई थी, बारामती में जाके आलोचना की थी, लेकिन उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। और यही कारण था कि इस बार के चुनाव में आप देखेंगे तो शरद पवार के खिलाफ बात नहीं की गई है। जब देवेंद्र फडणवीस इनको ये पूछा गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना यह था कि कांग्रेस से सीधी टक्कर हमारी है, कांग्रेस से यानी चुनाव में हम ज्यादा सीटें कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं, इसलिए हम कांग्रेस के ऊपर ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये कैसे कैसे मुद्दे बदले चुनाव में और किन किन मुद्दों को किसने उठाया, बड़ा ही दिलचस्प है। जो शरद पवार साहब खुद को नास्तिक कहते रहे हैं, उनकी पुत्री सुप्रिया सूले भी रामकृष्ण के नारे लगाते नजर आई। तो क्या बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों का असर अक्रॉस द पार्टी भी हुई, ये भी बात करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताता है कि कौन सी दिग्गजों की लड़ाई है यहाँ पर। कोपरी पांचखाड़ी की लड़ाई देखिए, ठाणे शहर में आने वाली ये विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। जब कल वोट डलेंगे तो कोपरी पांचाखाड़ी सीट पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने शिवसेना उद्धव गुट ने सीएम शिंदे के राजनीतिक गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को प्रत्याशी बनाया है। विदर्भ के केंद्र और आरएसएस के गढ़ नागपुर की इस सीट से देवेंद्र फडणवीस लगातार चौथी बार, कुल छठी बार विधायक बनने की रेस में हैं। 2008 में परिसीमन से पहले 2 बार नागपुर पश्चिमी सीट पर विधायक रहे। पूर्व सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस के सामने कांग्रेस ने अपने पार्षद प्रफुल्ल गुड़ासे को उतारा है। 2014 में फडणवीस से वो हार चुके हैं। खास बात यह है कि प्रफुल्ल के पिता विनोद गुड़ादे पूर्व भाजपाई हैं। उन्होंने भी नागपुर में पहली बार भाजपा को जीत दिलाई थी और शहर से पार्टी के पहले विधायक बने थे। पुणे शहर में आने वाली बारामती पर भी दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। यहां से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महाविकास आघाड़ी ने शरद गुट के अजित पवार के भतीजे को ही उम्मीदवार बना दिया है। एनडीए की तरफ से यहां से योगेंद्र पवार प्रत्याशी हैं। मुंबई की वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने महायुति ने शिवसेना एकनाथ शिंदे के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से अमित ठाकरे और शिवसेना यूबीटी की तरफ से महेश सावंत के बीच यहां पर मुकाबला बड़ा है। विदर्भ की सीट जो है, इसकी भी बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रहती है। यहां दोनों पार्टियों के विधायक चुने जाते रहे। पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नाना पटोले ने जीता था और इस समय महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वहीं बीजेपी की ओर से अविनाश ब्राह्मणकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर करीब 19% एससी, 8% एसटी और 2% मुस्लिम है और इस लिहाज से कांग्रेस की स्थिति यहां पर मजबूत मानी जा रही है।
तो सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हरीश वानखेड़े साहब चुनाव विश्लेषक। हरीश जी, तो मुद्दों से अलग इन दिग्गज चेहरों की जो बात हम देख रहे हैं, किस दिग्गज को कौन पछाड़ता नजर आ रहा है? जो चंद नाम हमने दिखा है जी, ऑफ कोर्स ये जो खास करके जो माहिम की सीट है जहां पर राज ठाकरे के बेटे लड़ रहे हैं वो, और मिलिंद देवरा वर्सेस आदित्य ठाकरे की जो सीट है, ये बहुत दिलचस्प लड़ाई होने वाली है दोनों सीटों पर। और मुझे लगता है कि चूंकि इस वक्त जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उसमें बीजेपी एक तरह से जो करेक्शन मोड में है, उसका फायदा बीजेपी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 2024 के जनरल इलेक्शंस में जो गलतियां बीजेपी से ने की थी, उसका एक करेक्शन मॉडल आज हमको दिखाई दे रहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहुत सेफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, शरद पवार पर कोई टीका नहीं कर रहा है, और एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने महिलाओं को एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। तो इसके चलते हुए जो बड़े उम्मीदवार हैं वो अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं, और उसी के चलते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि जो बाकी उम्मीदवार है, खास करके कांग्रेस के जो बड़े उम्मीदवार है, यहाँ तक कि नागपुर में, महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की स्थिति है वो कुछ हद तक मजबूत है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि जिस तरह का कैंपेन और नैरेटिव बीजेपी ने बिल्ड किया है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें कई तरह के कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की सीटें भी खतरे में है। तो चुनावी बिसात पर शहमात के इस खेल में कहां पर कौन किस को पटखनी दे सकता है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इस वक्त के जो प्रोफेसर हरीश की बातें उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लड़ाई किस तरह की है। लेकिन सुभाष जी, जो मैं मुद्दों की बात कर रहा था, एक बार फिर से आपसे पूछूं कि क्या वाकई बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का असर हुआ कि सुप्रिया सूले को भी रामकृष्ण के नारे लगाने पड़े? रामकृष्ण हरी बजाओ तुतारी, ये जो उनका स्लोगन था वो लोकसभा चुनाव में ही था, और तुतारी जो उनका चुनाव चिन्ह है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि पहली बार उनको ये मिला था इसलिए उनको ये घोषणा देनी पड़ी। रामकृष्ण हरी एक महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में जो हिंदू कल्चर है वहां पे आम बोलने वाली एक स्लोगन है। कोई भी एक दूसरे को मिलता है तो रामकृष्ण हरी कहते हैं। तो इसलिए ये कैची स्लोगन जो था, अपना चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका उपयोग उन्होंने किया। हालांकि उसका पूरी तरह से वो जो तुतारी चिन्ह जो है वो लोगों तक पहुंचा नहीं है, और उसके कारण 3 सीटों में, लोकसभा की सीटों में उनको मुंह की खानी पड़ी, उनको पराजय का सामना करना पड़ा था जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में पूरी जो टोटल 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे मैं जाके आया हूं, तो वहां पे मुझे ज्यादातर किसानों के मुद्दे लोग बोलते हुए नजर आए। उनका ये कहना था कि ठीक है बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हमारी जो उपज है उसके लिए क्या, ये मुद्दा उनके पास था। नासिक में जब मैं गया था तो वहां पे प्याज के जो भाव बढ़े हैं उसका मुद्दा था। विदर्भ में सोयाबीन और कपास को जो भाव कम मिल रहा है उसके बारे में लोग बात कर रहे थे, और ज्यादातर लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के खिलाफ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है, कांग्रेस और शरद पवार गुट, इन्होंने भी एक बहुत ही कैंपेन कारगर तरीके से उन्होंने चलाई है एंटी गुजरात की, और ये एंटी गुजरात का मुद्दा उन्होंने बेरोजगारी से जोड़ा है। और ये अगर मुद्दा चलता है तो काफी हमें अंडर करंट, ये अगर चलता है तो काफी हमें बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिलेगा। बड़े बड़े लोग जो है वो धराशायी होते हुए हमें दिखेंगे, लेकिन सतह पे अभी लोग नहीं बोल रहे हैं। जो लोकसभा में हमें लोग आसानी से बात करते थे वो हमें नहीं दिख रहे, यानी लोगों के मन में अलग कुछ भावनाएं चल रही है जो वो मीडिया को बात करने के लिए तैयार नहीं है। और आपने देखा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा के जो परिणाम हुए, किसी को अंदेशा नहीं था कि बीजेपी इतनी बुरी तरह से हार जाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी भी जो बीजेपी के अलग अलग सर्वे हो रहे हैं उसमें बीजेपी 120 तक सिमट रही है, बीजेपी गठबंधन, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारे होगा, क्योंकि कुछ भी हो उनको तो दावेदारियां तो अपनी अपनी जी बिल्कुल, दावेदारियां तो जाहिर है कि चुनावी मैदान में दोनों तरफ से की जाती है जब तक कि नतीजे नहीं आ जाए, और दोनों ही दावेदारी करेंगे कि सीएम तो हमारा ही होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल प्रोफेसर साहब ये भी है कि सीएम कौन होगा, किस तरफ से, जंग तो इस पर भी चल रही है। और आज का जो खेल पूरा सामने आया है
तावड़े साहब का, वहां से लेकर के और दोनों खेमों में ये भी जंग बड़ी है। तो क्या इसका भी असर आप चुनाव पर देख रहे हैं? बिल्कुल, खास करके जो मराठा मतदाता है महाराष्ट्र में, उनके बीच में ये कैंपेन बड़े जोर शोर से कांग्रेस के लोग लेकर जा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद कोई मराठा चीफ मिनिस्टर बीजेपी नहीं देने जा रही। देवेंद्र फडणवीस अभी भी बीजेपी का चेहरा है जो एक ब्राह्मण समुदाय से आता है, और उसके साथ साथ बीजेपी को इन जनरल महाराष्ट्र में एक ओबीसी पार्टी की तरह देखा जाता है, और इसीलिए एक नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर आने की जो कवायद कांग्रेस कर रही है उसका एक असर देखने के लिए मिला। इसलिए इस इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये सटल लेवल पर, अंदरूनी लेवल पर एक बड़ा डिस्कशन, बड़ा डिबेट है कि बीजेपी जो है वो एक नॉन मराठा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पर थोपेगी, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम की तरह से इन जनरल सटल लेवल पर अंदर ही अंदर बात चल रही है। तो और जंग इसकी भी चल रही है बड़ी। और अब ये क्या है, महाराष्ट्र में किस क्षेत्र में कितनी सीटें हैं, अगर आपको जानकारी नहीं तो हम आपको बता दें। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें हैं, विदर्भ में 62 सीटें हैं और मराठवाड़ा में 46 सीटें हैं, जिस पर इन 3 क्षेत्रों में ठाणे, कोंकण में 39, उत्तरी महाराष्ट्र में 35 और मुंबई में 36 सीटें हैं। तो ये जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में, तो इन हिस्सों के बीच में सुभाष जी जो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, इनका मिजाज भी बदलता है। मराठा की पॉलिटिक्स एक अलग हो जाती है, नॉन मराठा की अलग हो जाती है। सीएम के चेहरे को लेकर भी उसी तरह की जंग की आवाज़, और वो जंग नज़र आ रही है। ये भी एक थ्योरी आपने कुछ देर पहले बताई। तो क्या इन क्षेत्रों में कहां पर किस तरह की जंग है? देखिए, अगर हम विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट वहां पे सिर्फ 2 सीटें बीजेपी की आई है, और इस बार भी विदर्भ में जो देखने को मिल रहा है, कांग्रेस का प्रभाव हमें देखने को मिला है हाल। और यही कारण है कि देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी, इनकी सबसे ज्यादा मीटिंग्स, रैली जो है विदर्भ इलाके में हुई है। नितिन गडकरी ने तो 50 से ज्यादा वहां पे रैलियां की है, और देवेंद्र फडणवीस ने भी उससे ज्यादा रैलियां की है। दूसरा, पश्चिम महाराष्ट्र में देखें तो वहां पे शरद पवार गुट का गढ़ माना जाता है पश्चिम महाराष्ट्र, और वहां पे इस बार भी उनका बोलबाला रहेगा, ऐसा मानना है। नॉर्थ महाराष्ट्र में बीजेपी का बोलबाला रहेगा, बीजेपी को बढ़त ज्यादा होगी, और वहां पे बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। मराठवाड़ा में फाइट बहुत है, और यहाँ पे 46 जो सीटें हैं वहां पे मनोज जरांगे पाटिल, जो एक कार्यकर्ता है मराठा आंदोलन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर वो लड़ रहे हैं, वो वहां पे स्ट्रेटेजिक वहां पे वोटिंग होगा। क्योंकि मैं गया था वहां पे, तो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील जो MIM के लीडर है, और वहां पे बीजेपी ने ओबीसी कैंडिडेट दिया है, तो वहां के जो मराठा है वो इम्तियाज जलील को सपोर्ट वहां पे कर रहे हैं। ये हमें देखने को मिला है। तो एक अलग सा समीकरण हमें यहाँ पे इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, मराठा आरक्षण को जो चल रहा है मुद्दा उसके लिए। लेकिन मराठा आरक्षण का मुद्दा मराठवाड़ा में और कुछ हद तक नॉर्थ महाराष्ट्र में, बाकी जगहों पे उसका असर नहीं है। जी बिल्कुल। अगर हम ठाणे और कोंकण की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ज्यादा बड़े पैमाने पे सीटें लेती हुई हमें देखने को मिल रही है। वहां पे शिंदे गुट भी काफी बड़ी मात्रा में सीटें लेगा, ऐसी उम्मीद है। मुंबई में उद्धव ठाकरे कितना चलते हैं उसके ऊपर 36 सीटों का बंटवारा किसके पलड़े में होगा, ये हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और सवाल तो महाराष्ट्र के इस महायुद्ध में बहुत सारे हैं, लेकिन इसके जवाब जनता देगी। जो आप जिन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा रहा है, लेकिन भतीजे सामने खड़े हैं। तो इस तरह से सभी पार्टियां भी यहाँ पर बटी हुई है, शिवसेना का भी वही हाल है। तो उसका क्या असर होगा, ये तमाम सवाल हैं, और उसके जवाब कल जनता को देने हैं इस इम्तिहान में। तो